आईने के सामने एक 21 वर्षीय युवती खड़ी थी। उसकी शादी का जोड़ा उसके पास ही बिस्तर पर पड़ा था और वो उसका दुपट्टा सर पर ओढ़े खुद को आईने में निहार रही थी। सादे सूट सलवार पर भी वो लाल रंग का दुपट्टा ओढ़कर किसी परी की तरह लग रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ ने आकर आवाज़ दी, अनुपमा बेटी चलो खाना खा लो, फिर मेहंदी वाली आएगी और तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाएगी। तब तक तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। उसकी माँ सुधा ने कहा, ओहो मम्मी, एक बार पापा को आ जाने दो ना, उनके साथ ही खाना खा लेंगे। और मेहंदी वाली तो 8 बजे आएगी ना, अभी तो 7 ही बजे हैं। तब तक पापा भी आ जाएंगे। कम से कम आज तो पापा के साथ खाना खा लूँ। कल तो मेरी विदाई हो जाएगी, फिर पता नहीं ये मौका मुझे कब मिलेगा। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। अनुपमा ने खुश होकर कहा, चलो पापा भी आ गए। पूछते हैं कि वहाँ पर आज क्या क्या हुआ, पता तो चले उनके होने वाले दामाद के घर। आखिर उनका स्वागत किस तरह हुआ। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा। राजवीर जी जब लौटे तो थोड़े परेशान से लग रहे थे। आखिर वो अनुपमा को कैसे बताएं कि जिस जगह उन्होंने उसका रिश्ता तय किया था वो रिश्ता टूट गया है और अब उन्होंने उसके लिए किसी और को पसंद कर लिया है। 3 महीने पहले जब अनुपमा का रिश्ता तय हुआ था, तभी से अनुपमा अपने राहुल के बारे में सोचकर उसके लिए अपने मन में एक अलग ही छवि बना ली थी। लेकिन आज जब ये रिश्ता टूटा है तो राजवीर जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अनुपमा को समझाएं कि अब उसे राहुल को भूलकर आलोक के लिए अपने मन में जगह बनानी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनुपमा को लेकर नीचे वाले कमरे में आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम सबसे। अनुपमा की माँ और उसकी छोटी बहन रिया को लेकर नीचे कमरे में आई और उसने अपने पिताजी को देखा जो बेहद ही गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, अनुपमा की माँ, अनुपमा की शादी अब वहाँ नहीं होगी। उसके दहेज लोभी परिवार ने मेरा बहुत अपमान किया और ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि कार देने की अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अनुपमा ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। अचानक उसके मुंह से निकला, क्या राहुल ने एक बार भी अपने परिवार को नहीं समझाया? उसके पिताजी ने अनुपमा की तरफ देखकर बताया, बेटी, जब उसके पिता ने तुमसे रिश्ता तोड़ा तो वो वहीं पर था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा। अनुपमा की माँ ने रोते हुए कहा, तो क्या अब हमारी बेटी की कल शादी नहीं होगी? इस पर अनुपमा के पिता ने कहा, अनुपमा की माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राहुल से अनुपमा का रिश्ता टूट गया है, लेकिन मैंने राहुल से भी अच्छे लड़के से अनुपमा का रिश्ता तय कर दिया है और वो लोग कल ही बारात लेकर हमारे यहाँ आएंगे। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं और सबसे अच्छी बात ये है कि उनको दहेज से भी कोई मतलब नहीं है। आलोक एक बहुत अच्छा लड़का है। आलोक का नाम सुनकर अनुपमा ने चौंक कर अपने पिता को देखा। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, तो क्या आपको लगता है कि आलोक एक बहुत अच्छा लड़का है? अनुपमा के पिता ने कहा, जब मैं वहाँ से बेसुध होकर निकल रहा था तो केवल करणवीर जी थे जो मुझे बहुत सम्मान से अपने घर पर ले गए और बहुत अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया। उन्होंने मुझे मुसीबत में संभाला, मैं बहुत टूट चुका था और फिर मैंने भी आलोक को देखा। बेटी, आलोक बहुत ही अच्छा लड़का है, देखने में भी और मन से भी। उसने मेरी परेशानी पहचान कर तुरंत ही इस रिश्ते को हाँ कर दिया और उसने उससे वादा किया कि वो मेरी अनुपमा का हमेशा ख्याल रखेगा। सारी बात सुनकर राजवीर जी ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, अब तुम ही बताओ अनुपमा बेटी, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? यदि राहुल इस तरह का है पिताजी, तो फिर मैं आलोक से ही शादी करने को तैयार हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का अपमान होते हुए देखने पर भी एक बार भी अपने पिता को नहीं रोका, उससे तो अच्छा है कि मैं आलोक से ही शादी कर लूं। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। राजवीर जी ने खुश होकर कहा,
अनुपमा बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मुझे विश्वास है कि मुझे अपने इस निर्णय पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। मुझे तुम पर और आलोक पर पूरा भरोसा है। माना कि मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ सब आसान होता चला जाएगा। अनुपमा ने कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मुझे आपके इस निर्णय पर विश्वास है। अगर आपने मेरे लिए कुछ सोचा है तो वो अच्छे के लिए ही होगा। तभी अनुपमा की दोस्त दिशा ने आकर कहा, मेहंदी वाली आ गई है, जल्दी से मेहंदी लगवा लो। अनुपमा बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थी। वो आज के बारे में सोच रही थी। उसने तो सोचा था राहुल का नाम उसकी हथेली पर लिखा जाएगा, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। तभी मेहंदी वाले ने उसे सोचते हुए देखकर पूछा, अच्छा ये बताओ, होने वाले जीजा जी का क्या नाम है? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, आलोक। अगली सुबह अनुपमा की आंखें खुली। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर मेहंदी का रंग खूब निकल कर आया था। मेहंदी के डिजाइन में बने दिल में आलोक का नाम देखकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। उसके मन में आलोक के लिए एक सम्मान की भावना बन गई थी। शादी के घर में बहुत चहल पहल थी। गीत संगीत और नाच गाना हो रहा था। अनुपमा भी अपने दोस्त के साथ ब्यूटी पार्लर चली गई तैयार होने के लिए। आखिर आज उसे सबसे सुंदर जो दिखना था। वहीं करणवीर जी के घर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। सभी को जल्दबाजी मची हुई थी। इतनी जल्दी और अचानक बारात में जाने के लिए सभी तैयार हो रहे थे। आलोक की दोनों बहनें भी आ चुकी थी। वो दोनों भी अचानक अपने इस भाई की शादी की बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन फिर अपने माँ और पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने भी अपने माता पिता का साथ दिया। जल्दबाजी में ही उन्हें अपने ससुराल से लाया गया था। वो लोग भी आनन फानन में अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करके अपने मायके आ गई थी और आज अपने इकलौते भाई की शादी की तैयारी में अपनी माँ का हाथ बटाने और बारात में जाने के लिए तैयार हो गई थी। कहीं न कहीं दोनों बहनों के मन में था कि पता नहीं उनकी होने वाली भाभी कैसी होगी, कैसी दिखती होगी और क्या उनके माता पिता का ख्याल रख पाएगी। तभी करणवीर जी ने आकर कहा, अंजना रचना से कहो बेटा जल्दी तैयार हो जाए, हम लोगों को अभी निकलना है। जितनी जल्दी घुड़चढ़ी हो जाएगी उतनी ही जल्दी बारात भी जाने के लिए निकल जाएगी। बस बस पिताजी, अभी चल रहे हैं। सारा काम, सारी तैयारी हो चुकी है। आलोक भी तैयार हो गया है, मैं बस उसे बुला कर लाती हूँ। अंजना ऊपर वाले कमरे में आलोक को लेने के लिए गई थी। अपने भाई को देखते हुए उसने कहा, मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं अपने भाई को दूल्हा बने हुए देखूंगी। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम और अनुपमा अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ दीदी, आपकी और रचना की कितनी इच्छा थी अपनी पसंद से अपनी भाभी को लाने की, लेकिन मैं क्या करूं, पिताजी और राजवीर जी ने अचानक से मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। आखिर ये किसी की जिंदगी का सवाल था। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे इस फैसले में साथ हूँ और खुश भी हूँ। नीचे चलो जल्दी से, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। घुड़चढ़ी की तैयारी हो गई है। मेरा भाई घोड़ी पर बैठेगा और जल्दी से ब्याह कर हमारी भाभी को लाएगा। अंजना ने शरारत से अपने भाई को देखते हुए कहा, ताकि जल्दी हम लोग बुआ बन जाएं। क्या दीदी आप भी? इतना सुनकर आलोक शर्मा कर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उधर आज राजवीर जी बहुत खुश थे। अनुपमा के घर वाले, रिश्तेदार सभी बारात के आगमन की तैयारियों में लगे हुए थे। जब से सबको असल बात पता चली थी, तभी से सब लोग करणवीर जी और उनके बेटे आलोक को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। अनुपमा पार्लर से वापस आ चुकी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के लिबास में उसका रूप बहुत ही ज्यादा निखर कर आया था। आज वो स्वर्ग से उतरी अप्सराओं को भी मात दे रही थी। उसका गोरा रंग शादी के लाल जोड़े में आज और भी निखर कर आया था।
अनुपमा की सहेली हंसी मजाक करते हुए अनुपमा को चिढ़ा रही थी और अनुपमा भी चुपचाप उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी दोस्त ने आकर कहा, डियर अनुपमा, देखो आ गए हमारे होने वाले जीजा जी। बाहर से बारातियों के नाचने गाने और डीजे की आवाजें आ रही थी। अनुपमा की धड़कन बढ़ चुकी थी। अनुपमा के परिवार वालों ने करणवीर जी, आलोक और सभी बारातियों का स्वागत किया। आलोक अनुपमा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और दूल्हे के टीकों की रस्म हो रही थी। अनुपमा की मौसेरी बहन ने आलोक की नाक को थोड़ा नीचे की तरफ खींचना चाहा। तभी अंजना ने कहा, ना ना मेरे भाई, अपनी नाक नीची मत करने देना। सभी उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। तभी अनुपमा की मौसेरी बहन ने कहा, हम भी नहीं चाहते कि हमारे दामाद जी की नाक कभी नीची हो। ये कहकर उन्होंने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सब लोग घर के अंदर आ गए। घर पर वरमाला के लिए जहाँ स्टेज लगी थी, आलोक भी वहां जाकर बैठ गया। बस अब आलोक को अनुपमा का इंतजार था। कमरे में बैठी हुई अनुपमा की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, पता नहीं आलोक कैसे दिखते होंगे। वरमाला का टाइम हो चुका था और दुल्हन बनी अनुपमा सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। अनुपमा बहुत संभाल कर एक एक कदम रख रही थी। स्टेज पर बैठे आलोक की नज़र जैसे ही अनुपमा पर गई, वो इस पल में खो सा गया। उसकी नज़रें अनुपमा पर ही रुक गईं। अनुपमा वाकई में किसी परी की तरह लग रही थी। आलोक बस उसे देखता ही रहा। अनुपमा जैसे ही स्टेज के पास आई, आलोक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और अनुपमा संभाल कर कदम रखते हुए स्टेज पर आ गई। अनुपमा और आलोक दोनों की धड़कन एक दूसरे का हाथ पकड़ते ही बहुत तेज हो चली थी। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। दोनों की नज़रें इस समय झुकी हुई थी। तभी फोटोग्राफर ने उनसे एक फ़ोटो लेने के लिए कहा। अनुपमा और आलोक ने फोटोग्राफर की तरफ देखते हुए एक पोज दिया। उसके पश्चात वरमाला की रस्म हुई। सबसे पहले अनुपमा ने आलोक के गले में वरमाला डाली और फिर आलोक ने अनुपमा के गले में। लेकिन अभी भी अनुपमा आलोक की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी पलकें शर्म की वजह से झुकी हुई थी। तभी फोटोग्राफर ने कहा, सर मैडम, एक दूसरे की तरफ देखिए। अनुपमा और आलोक ने जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और दोनों ने ही एकदम से अपनी आंखें झुका ली। दोनों ही स्टेज पर जाकर बैठ गए। सभी रिश्तेदारों ने बारी बारी से आशीर्वाद दिया। इधर फेरे की तैयारियां चल रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी ने आलोक को अपने पास मंडप में बुलाया और फिर फेरे की तैयारी होने लगी। मंत्रोच्चार होने लगे। फिर उन्होंने अनुपमा को बुलाया। फिर बाकी की रस्में होने लगी। जैसे ही आलोक ने अनुपमा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा, तभी पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं और ये शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने बारी बारी से अपने बुजुर्गों और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू किया। अनुपमा की माँ और उसकी छोटी बहन रिया की रुलाई नहीं रुक पा रही थी। तभी अंजना ने कहा, अभी रुक जाइए मौसी जी, अभी तो विदाई में बहुत टाइम है। तब तक जी भरकर अपनी बेटी से बातें कर लीजिए, फिर तो हम ले जाएंगे अपनी भाभी को अपने साथ। ये कहकर अंजना मुस्कुराने लगी और अनुपमा की माँ के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें इस बात का सुकून हुआ, कम से कम अनुपमा एक अच्छे परिवार में जा रही है। उनकी बेटी खुश तो रहेगी। धीरे धीरे विदाई का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। शादी होते होते सुबह के 5 बज गए थे। अनुपमा अपने कमरे में लौट आई थी और वो बैठे हुए सोच रही थी, ये घर जिसमें उसने 21 वर्ष बिताए हैं, आज उसके लिए पराया हो गया है। आज से वो इस घर में सिर्फ एक मेहमान की तरह। ये सोचकर अनुपमा की आंखें बह जा रही थी। रिया ने रोते हुए अनुपमा के गले में बाहें डाल दी और कहा, दीदी, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इतना कहते ही अनुपमा की भी रुलाई छूट गई और उसने कसकर अपनी बहन को अपने गले से लगा लिया। अनुपमा की छोटी नंद रचना कमरे में आई
और अनुपमा को ऐसे रोते हुए देखकर कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपका जब भी मन होगा आप भैया से कह दीजिएगा, वो आपको यहाँ छोड़ जाया करेंगे। मेरी भी जब शादी हुई थी तब मैं भी आपकी तरह बहुत दुखी थी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में कैसे जाऊँ, कैसे रहूँगी। इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप क्या सोच रही होंगी, लेकिन वो घर भी आपका अपना ही होगा, इसीलिए आप रोइए मत। उसने अनुपमा और रिया के आंसू पोंछते हुए कहा। दोनों बहनें अगर इसी तरह रोती रही तो यहाँ तो बाढ़ ही आ जाएगी, और खिलखिलाकर हंस दी। यह देखकर दोनों बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनुपमा को ये देखकर तसल्ली हुई कि उसकी छोटी ननद उसकी बहन रिया की तरह ही हंसी मजाक करती है। अनुपमा रोते हुए अपनी माँ और बहनों के गले लग रही थी। उसके पिताजी भी गले लगते हुए रो पड़े। उसने कहा, पिताजी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। अनुपमा के पिता उसे संभालते हुए कार तक लेकर गए और आलोक से कहा, आलोक मैं तुम्हें अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ, इसका हमेशा ख्याल रखना। और उन्होंने हाथ जोड़कर करणवीर जी से कहा, करणवीर जी मेरी बेटी अभी बहुत नादान है, इसीलिए इससे कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। करणवीर जी ने कहा, राजवीर जी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। अनुपमा आज से हमारी बेटी बनकर रहेगी और ये मेरा वादा है आपसे। राजवीर जी और करणवीर जी ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और फिर करणवीर जी गाड़ी में जाकर बैठ गए। अनुपमा को आलोक के बगल में बैठाया और अंजना कार में आगे जाकर बैठ गई। आलोक ने देखा अनुपमा को रोते हुए अभी भी कपकपी सी हो रही थी। शायद ये घबराहट की वजह से था। घर काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन अनुपमा की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरे का मेकअप भी खराब सा हो गया था। आलोक जो अभी तक चुपचाप बैठा था, उसने अनुपमा की तरफ रुमाल बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आंसू पोंछ लीजिए। उसने ऐसा धीरे से कहा क्योंकि वो जानता था कि आगे अंजना बैठी हुई है, पर अंजना को उसकी धीरे से कही हुई बात भी सुनाई दे रही थी और अंजना बस चुपचाप मुस्कुरा दी। जैसे जैसे अनुपमा का ससुराल नजदीक आ रहा था, अनुपमा की धड़कन बहुत तेज चलने लगी थी। पता नहीं उसकी आगे आने वाली जिंदगी कैसी होगी। अनुपमा और आलोक अपनी गाड़ी से उतर चुके थे। घर की दहलीज पर अनुपमा की सास और पड़ोस की कुछ औरतें अनुपमा के स्वागत के लिए खड़ी थी। घूंघट ओढ़े अनुपमा ने चौखट पर कदम रखा। उसकी सास ने उसकी और आलोक की आरती उतारी और फिर बाकी की रस्म हुई। रस्में पूरी होने पर आलोक और अनुपमा घर के अंदर आ गए। क्योंकि अब आलोक के लिए कोई रस्म नहीं बची थी, बाकी रस्में कल अगले दिन होनी थी, इसीलिए आलोक अपने कमरे में चला गया। अनुपमा को उसकी सास और उनकी आस पड़ोस की बाकी औरतों ने अपने पास बैठा लिया। ग्रामीण परंपरा के अनुसार दुल्हन के घर आने पर जो संगीत का कार्यक्रम किया जाता है वो चल रहा था और गांव की औरतें इकट्ठा होकर अनुपमा के आसपास बैठी हुई थी। सब अपनी कसौटी पर अनुपमा को परख रही थी। कुछ औरतों ने तो वहीं पर मौके पर चौका मारते हुए उसी समय अनुपमा की मुंह दिखाई भी कर ली। उनमें से एक जमुना काकी ने कहा, तेरे तो भाग्य खुल गए, परी जैसी बहू मिली है। सासू माँ ने भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अचानक हुई इस शादी से सासू माँ के मन में भी बहुत उलझन थी, लेकिन अनुपमा को देखकर सासू माँ को भी आलोक की किस्मत पर नाज हो रहा था। आखिर अनुपमा थी भी बहुत ही खूबसूरत। तभी गांव की कुछ औरतों ने कहा, बहू तो बहुत सुंदर है, बस अब बहू की आवाज भी सुन ले। क्यों अनुपमा बेटी, कोई भजन तो आता होगा ना, भगवान का भजन ही सुना दो कोई। सबके कहने पर अनुपमा ने शर्माते हुए एक प्यारा सा भजन सुनाया और बाकी की औरतें भी उसका साथ देने लगी। भजन सुनकर औरतों ने कहा, खूबसूरत होने के साथ साथ बहू की आवाज भी बहुत अच्छी है। सासू माँ ने कहा, अंजना बेटी अब सारी रस्म हो गई हैं और गीत संगीत भी हो गया है,
अनुपमा बेटी को उसके कमरे में पहुंचा दो, थोड़ा आराम कर ले, सुबह से थकी होगी वो भी। उसे लेकर अंजना कमरे में आई। कमरे में अनुपमा को आते देखकर आलोक कमरे से बाहर चला गया और जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। उसके पिताजी वहां आए, जो कल होने वाले रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे। ये रिसेप्शन इसीलिए रखा गया था क्योंकि करणवीर जी के बहुत से रिश्तेदार अचानक हुई इस शादी में नहीं आ पाए थे और इस रिसेप्शन के कारण अनुपमा की मुंह दिखाई और उनका खाना पीना भी हो जाता। सारी तैयारी हो गई। पिताजी आलोक ने पूछा, बेटे तुम चिंता ना करो, मैंने और सुधीर ने मिलकर, सुधीर जो अंजना का पति था, दोनों ने पूरी तैयारी कर ली है। तुम बस जाकर आराम करो, आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था। जी पिताजी, इतना कहकर आलोक भी सोने के लिए चल दिया। घर के बाकी लोग भी सोने के लिए जा चुके थे क्योंकि कल उन्हें रिसेप्शन के लिए भी तैयार जो होना था। अनुपमा बेड पर बैठी थी और अंजना ने उसके कपड़े निकालकर उसे दिए। उसको कहा था कि ये वो चेंज कर ले, लेकिन अनुपमा अभी तक ऐसे ही बैठी थी। वो बस कमरे की दीवार को घूर रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी आलोक कमरे में आया। अनुपमा सिमट कर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। आलोक कमरे में आ गया और आकर अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में आलोक वापस लौटा। उसने देखा अनुपमा अभी भी ऐसे ही बैठी हुई है। उसने अनुपमा से कहा, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए, इतने भारी भरकम कपड़ों में परेशानी हो रही होगी। अनुपमा चुपचाप अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर चल दी। जब वो नहा धोकर कपड़े बदल कर वापस आई तो उसने देखा आलोक बेड के एक साइड में सो चुका था। अनुपमा बेड के एक किनारे खड़ी थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी आलोक ने आंखें बंद किए हुए धीरे से कहा, आप थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, मैं इस तरफ सो रहा हूँ, आप उस तरफ सो जाइए। अनुपमा ने उससे पूछा, क्या आप इस शादी से खुश हैं? आलोक ने कहा, इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए अभी हम दोनों को भी वक्त देना चाहिए, तभी हम दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत सच्चे मन से कर पाएंगे। अब आप आराम कर लीजिए क्योंकि कल रिसेप्शन है और फिर कल का दिन भी आज की तरह निकल जाएगा। वैसे भी मैंने देखा था आपकी पलकें बहुत भारी हो रही थी थकान के मारे। ये कहकर आलोक आंखें बंद कर मुस्कुरा दिया। अनुपमा भी मुस्कुराते हुए बिस्तर के एक तरफ जाकर लेट गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में जा चुके थे। अगली सुबह जब लोग रिसेप्शन की तैयारी में लगे हुए थे, रिसेप्शन शाम को था लेकिन घर में चहल पहल थी। अनुपमा और आलोक दोनों उठ चुके थे। अनुपमा तो बहुत जल्दी सुबह ही उठ चुकी थी और तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी क्योंकि बहुत सी औरतें उसे देखने के लिए आ रही थीं। सब औरतें सासू माँ को भाग्यवान बता रही थी। सासू माँ भी मुस्कुराती हुई अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद सासू माँ अनुपमा के पास अपनी साड़ी लेकर गई और उसे देते हुए कहा, ये साड़ी मैंने अपनी शादी में पहनी थी। अनुपमा बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी इस साड़ी को पहने। आज तुम्हारा रिसेप्शन है। ये साड़ी वाली थोड़ी पुरानी सी है, लेकिन इसमें मेरी भावनाएं छिपी हुई हैं। बहुत प्यार से और बहुत ही आशीर्वाद से मैंने सिर्फ अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ था। अनुपमा ने साड़ी लेते हुए कहा, मम्मी जी, मैं यही साड़ी पहनूंगी। सासू माँ ने खुश होकर उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। समारोह गांव के ही एक बड़े से मैदान में रखा गया था। शाम होते हुए सारे रिश्तेदार आ चुके थे और सभी समारोह में पहुंच चुके थे। अनुपमा और आलोक भी पहुंच चुके थे। अनुपमा आलोक दोनों उस स्टेज पर बैठे थे। सभी रिश्तेदार दोनों को आशीर्वाद देकर जा रहे थे। अनुपमा की मुंह दिखाई और आशीर्वाद प्रतिभोज दोनों हो रहे थे। अनुपमा ने अपनी सास की दी हुई साड़ी पहन रखी थी, जिसमें अनुपमा और भी खूबसूरत लग रही थी। आलोक तो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता ही रह गया। आलोक भी आज बहुत अच्छा लग रहा था। सभी रिश्तेदारों ने अनुपमा और आलोक की जोड़ी को सराहा।
उधर राहुल के परिवार वाले भी इस समारोह में आए हुए थे। अनुपमा और राहुल का रिश्ता टूटने के बावजूद भी करणवीर जी नहीं चाहते थे कि गांव में रहते हुए उनकी दुश्मनी किसी से हो। इसीलिए उन्होंने राहुल के परिवार को भी आमंत्रित किया था। राहुल के परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन लोक लिहाज के चलते हुए राहुल के चाचा और चाची और उनकी बेटी आई हुई थी। राहुल के माता पिता और राहुल नहीं आए थे। जब राहुल के चाचा चाची ने अनुपमा को देखा तो उन्होंने सोचा, राहुल के पिताजी चाहते तो अनुपमा आज उनके घर की बहू होती। ऊपर से गांव की औरतों की बातें भी उन्हें अंदर ही अंदर सुलगा रही थी। कुछ औरतें मुंह छिपाकर बातें करते हुए हंस रही थी और कह रही थी, ये देखो दहेज लोभी के परिवार वाले भी आ गए। इन लोगों ने अपनी किस्मत खुद ही फोड़ ली। अगर लालच ना किया होता तो अनुपमा जैसी चांद सी बहू आज इनके घर की बहू होती। खैर सगाई समारोह संपन्न हुआ और सभी लोग घर वापस आ गए। अनुपमा और आलोक भी थक चुके थे। दोनों अपने कमरे में जाते ही सो गए। अगले दिन अनुपमा और आलोक अनुपमा के घर पर पग फेरे की रस्म के लिए चले गए। अंजना और सुधीर भी जा चुके थे। घर पर बस रचना और उनके पति ही थे। वो लोग परसों जाने वाले थे। आलोक और अनुपमा अनुपमा के घर पहुंचे। वहां पर आलोक का बहुत सम्मान हुआ। आखिर उनके घर का जमाई जो आया हुआ था। अनुपमा की बहन ने अपने जीजाजी के साथ मजाक करते हुए मिट्टी की मिठाइयाँ बनाकर उन पर सफ़ेद कलर किया हुआ था। थोड़ी देर बाद जब अनुपमा के पिताजी थोड़ा काम से गए तो अनुपमा की बहन वहां पहुंची। उन्होंने मजाक करते हुए आलोक से कहा, ये लीजिए जीजाजी मिठाई खाइए, आपकी साली साहिबा ने बहुत प्यार से बनाई है। आलोक ने मिठाई देखी। उसे एक पल को भी शक नहीं हुआ कि मिठाइयाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, क्योंकि उसके ऊपर बादाम काजू लगाकर उन्हें बहुत ही अच्छे से सजा दिया था। आलोक ने हंसते हुए प्लेट से मिठाई उठाकर कहा, अच्छा साली साहिबा आपने बनाई है तो हम जरूर खाएंगे। जैसे मुंह में मिठाई डाली मिट्टी घुल गई। आलोक ने तुरंत ही उसे थूक दिया। रिया हंसते हुए बोली, जीजाजी साली साहिबा के हाथ की मिठाई कैसी लगी आपको? आलोक ने कहा, साली साहिबा जी, एक ना एक दिन इस चीज का बदला हम आपसे जरूर लेंगे। रिया ने डरते हुए कहा, क्या जीजाजी आप तो बुरा मान गए, हमने तो बस मजाक किया। तो आलोक ने भी हंसते हुए कहा, तो हमने कब कहा कि हम सीरियस हैं? और सारे लोग वहां पर हंसने लगे। अनुपमा की माँ और बहन भी अनुपमा और आलोक को हंसते हुए देखकर बहुत खुश थी। अनुपमा की माँ को तसल्ली थी कि उन्हें आलोक जैसा जमाई मिला है जो उनकी बेटी का इतना ख्याल रख रहा है। शाम को अनुपमा और आलोक घर लौट आए। खाना रचना और मम्मी जी बना चुकी थी, इसीलिए वो दोनों खाना खाकर जल्दी सो गए। अनुपमा की सास ने उससे कहा, अनुपमा बेटे, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। पूजन के बाद तुम्हें खाना बनाना है। जी मम्मी जी। आज अनुपमा की पहली रसोई थी। अनुपमा सुबह से ही तैयार होकर नहा धोकर पूजा करके अपनी पहली रसोई की तैयारी में लगी हुई थी। अनुपमा की सास ने कहा भी था, बाकी खाना बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम खीर बना लेना, क्योंकि आज पहली रसोई के दिन कुछ मीठा जरूर बनता है और तुम मीठे में खीर बना लेना। आलोक को भी खीर बहुत पसंद है। अनुपमा अपने काम में लग गई। उसने बड़े प्यार और मेहनत से सारा खाना बनाया। सब लोग खाना खाने बैठ चुके थे। अनुपमा की सास और रचना दोनों खाना लगा रही थी। अनुपमा भी उनकी मदद कर रही थी। खाना खाते हुए सबने अनुपमा की तारीफ की। अनुपमा की सास ने आलोक से पूछा, आलोक बेटे, आपको खाना कैसे लगा? आलोक ने कहा, माँ खाना बहुत अच्छा बना है, खाकर मजा आ गया। शायद किसी ने बहुत प्यार से बनाया है और खीर तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कहकर आलोक ने अनुपमा की तरफ देखा। अनुपमा और आलोक की नज़रें मिली। आलोक की नज़रें अनुपमा से मिलते ही अनुपमा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली और मुस्कुराने लगी। आलोक भी हल्के से मुस्कुरा दिया। भले ही उन दोनों के बीच अभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे थे।
अनुपमा के मन में राहुल की जो छवि बनी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। उसके स्थान पर अनुपमा ने आलोक को अपने मन में जगह देनी शुरू कर दी थी। वैसे भी वो आलोक के अच्छे व्यवहार और अच्छे व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी। वहीं आलोक को भी अनुपमा बहुत पसंद आई थी, क्योंकि कहीं न कहीं आलोक का भी मन अपने माता पिता की मर्जी से शादी करने का था। प्यार का पहला एहसास दोनों के ही जीवन में नहीं आया था। कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे से आकर्षित हो चुके थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और वक्त के साथ आलोक और अनुपमा के बीच नज़दीकियां भी बढ़ रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन दोनों को इस बारे में पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन अनुपमा के पास फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। अनुपमा अपने मायके जाकर खुश थी, लेकिन इधर आलोक का उसे याद कर कर के बुरा हाल था। अपने खाली कमरे को देखकर उसे बार बार अनुपमा की याद सताती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी अनुपमा से प्रेम करने लगा है। अनुपमा को मायके जाकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपने माँ बाप और बहन से मिलने की बहुत खुशी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे आलोक की और अपने ससुराल की भी याद सता रही थी। अनुपमा और आलोक की रोज ही बातें होती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और फिर आलोक अनुपमा को उसके घर से ले आया। बातों ही बातों में अनुपमा ने आलोक से पूछा, मेरी याद आती थी आपको? आलोक ने कहा, बहुत। मैं तुम्हें हर पल याद करता था। अनुपमा, क्या तुम भी मुझे इसी तरह याद कर रही थी? अनुपमा ने कहा, पता नहीं, पर मुझे वहाँ रहकर भी आपकी ही याद आती थी और आपको देखने का मन करता था। अच्छा, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आलोक ने हंसते हुए कहा। अनुपमा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए कहा, ऐसा तो मैं भी आपसे कह सकती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद करवा चौथ का दिन था। अनुपमा ने आलोक के लिए व्रत रखा था। सारी पूजा विधि विधान से करके अनुपमा ने रात्रि में अपना व्रत पूर्ण किया। आलोक को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। खाना खाकर अनुपमा और आलोक अपने कमरे में आए। अनुपमा अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि उसका ईयरिंग उससे नहीं खुल रहा था। आलोक ने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहकर वो अनुपमा के बिल्कुल करीब आकर उसका ईयरिंग खोलने लगा। आलोक के इतने नज़दीक आने से अनुपमा के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आलोक ने जैसे ही जोर से अनुपमा के ईयरिंग को खींचा, अनुपमा ने एकदम से कहा, आ। आलोक ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, क्या बहुत जोर से दर्द हुआ? अनुपमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और खो गए। आखिर आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। अगली सुबह अनुपमा सोकर उठी और फिर तैयार होकर अपने घर के कामकाज में लग गई। आलोक भी नहा धोकर अपने पिताजी के साथ किसी काम से बाहर चला गया। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे। एक दिन जब आलोक शाम को वापस लौटा तो उसने देखा अनुपमा कमरे में खड़ी हुई थी। वो मोबाइल हाथ में लिए कुछ सोच रही थी। जैसे ही आलोक उसके पास आया, अनुपमा ने एकदम से कहा, मुझे आपको कुछ बताना था। आलोक ने कहा, बताओ क्या हुआ मेरी जान, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुपमा ने कहा, बात ही ऐसी है, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहें। अनुपमा कहती है, हमारे विवाह से कुछ समय पहले मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा था और उसका पेपर दिया था। तब उसका रिजल्ट किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्लियर हो गया है और उसमें भी मेरा नाम है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे वो नौकरी कर सकती हूँ। पता नहीं माँ बाबूजी मानेंगे या नहीं, या आप ही मना कर दें। आलोक ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो, मेरी तरफ से तुम्हें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन मैं अपने माँ बाबूजी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। एक बार तुम उनसे भी बात कर लो, तुम्हें उनके विचार भी जान लेने चाहिए। जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना फिजिकल और मेडिकल दोनों टेस्ट पास कर लो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीबी भी नौकरी करे, क्योंकि मेरा खुद भी सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का।
मेरा रिजल्ट भी बस कुछ हफ्तों में जारी हो जाएगा। क्या पता हम दोनों ही अपनी ट्रेनिंग पर साथ जाए, आलोक ने हंसते हुए कहा। अनुपमा तो आलोक को देखते ही रह गई। उसने मन में सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो उसे ऐसा पति मिला, जो उसके हर कदम पर उसके साथ है। बस एक बार माँ बाबूजी से बात कर लूँ। अगर उन्हें स्वीकार हुआ कि उनके घर की बहू नौकरी कर ले, तो फिर सब अच्छा हो जाएगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। उसने सोचा शाम को खाने के वक्त वो सबसे इस बारे में बात करेगी। शाम को सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। अनुपमा अपनी सास की मदद करते हुए सबको खाना परोस रही थी। तभी अनुपमा ने अपने परिवार से कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सबने उसकी ओर देखा और उससे पूछा, हाँ हाँ बेटी बोलो, क्या बात है? अनुपमा ने कहा, माँ वो मैं। अनुपमा के ससुर ने कहा, इतना घबराओ मत बेटा, अब तो हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। इतना समय हो गया तुमको यहाँ पर, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो। अनुपमा ने कहा, पिताजी जब मेरी शादी हुई थी तो उसी साल मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट अब आया है और उसमें मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। अब मेरा बस फिजिकल और मेडिकल रह गया है। क्या मैं वो दोनों टेस्ट दे सकती हूँ? अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। ये सुनते ही करणवीर जी का हाथ थाली की ओर जाता हुआ रुक गया। उन्होंने आलोक की ओर देखते हुए कहा, आलोक तुम इस बारे में क्या कहते हो? आलोक ने कहा, पिताजी मैं अनुपमा का साथ हमेशा दूंगा, लेकिन मैं और अनुपमा आप दोनों का भी बहुत सम्मान करते हैं। अनुपमा ने कहा, यदि आप कहेंगे तो मैं नौकरी करूंगी, नहीं तो नहीं। तब उसके ससुर ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी, लेकिन बेटा हम दोनों की खुशियां भी तो तुम दोनों से ही जुड़ी हैं। यदि तुम दोनों ही अपना जीवन संवारने के लिए नौकरी करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी जब गांव समाज भी बदल रहा है, जब यहाँ की बेटियां आगे बढ़कर पुलिस में जा सकती हैं, तो हमारी बहू क्यों नहीं? अनुपमा ने ये सुनते ही अपने ससुर की ओर देखा। उसे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो उसकी सास ने कहा, बेटी मैं भी तुम्हारे ससुर के फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे आप जैसा परिवार मिला और आप जैसे सास ससुर मिले, जो अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर की बहू का भी इतना ध्यान रखते हैं। अनुपमा की सास ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, बेटा आजकल के बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हम भी अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। तो तुम दोनों ही बेहतर फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों को अपने जीवन में क्या करना है। हम दोनों का तो फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की सफलता में हमेशा उनका साथ दें। अनुपमा ये सुनकर मुस्कुरा दी। सब लोगों ने खाना खाया और सब लोग सोने के लिए चले गए। बस 15 दिन बाद आलोक का भी रिजल्ट आ गया था और उसके भी अच्छे नंबर आए और मेरिट में भी उसका नाम था। अनुपमा और आलोक दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। 2-4 महीने बाद अनुपमा और आलोक दोनों अपने बैग में सामान पैक कर रहे थे। दोनों को ही अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था। अनुपमा की सास और ससुर दोनों ही पैकिंग में मदद कर रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे और उनके माता पिता भी, अनुपमा की नंदे भी उनसे मिलने आई थी और वो भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया और अनुपमा और आलोक दोनों ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन दोनों की ही ड्यूटी अलग अलग थी। अनुपमा की ड्यूटी शाम को थी और आलोक की सुबह की। कई बार दोनों की ड्यूटी बदल जाती थी। कई बार दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता पाते। ऐसे में अनुपमा ने अपने सास ससुर को भी अपने साथ ही बुला लिया। वैसे भी वो दोनों बुजुर्ग हो चुके थे और उनको भी अपने बच्चों के साथ रहना था, इसीलिए वो लोग भी दिल्ली आ गए। कुछ समय बाद अनुपमा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी उनके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। इसीलिए अनुपमा की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए तो उसने मैटरनिटी लीव ले ली। 3 महीने बाद उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ। करणवीर जी और मम्मी जी बहुत खुश थे।
अपने बच्चे को देखकर। अनुपमा ने अपनी 6 महीने की मैटरनिटी लीव और ले ली। वो अब अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती। फिर 6 महीने बाद उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। घर पर उसकी सास उसके बच्चे की देखभाल करती। अनुपमा और आलोक की मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपना एक खुद का घर भी ले लिया और एक कार भी। करणवीर सिंह जी ने भी अपनी कुछ जमीन बेच दी थी, तो उन्होंने भी अनुपमा और आलोक की इन सब में मदद की। आज अनुपमा और आलोक के पास सब कुछ था, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। वहीं राहुल का विवाह अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि जब से उसने दहेज के लिए अनुपमा से रिश्ता तोड़ा था, तब से उसकी छवि दहेज लोभी व्यक्ति के रूप में बन गई थी। इसीलिए कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता था। इस बात का पछतावा उसे भी था और अपना गुस्सा वो अपने परिवार पर निकालने लगा था। लेकिन अब करे भी क्या? जो कर्म उसने किए थे उसका फल भी तो उन्हें पाना था। शायद इसीलिए कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर वाला पहले से ही बनाकर भेजता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।